नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की नदियों से रिलेटेड टॉपिक। तो आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों से। तो उत्तर प्रदेश की नदियां मुख्यतः 3 प्रकार की नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। वे कौन कौन सी हैं उनको ऐसे ही आप याद रखेंगे। एक तो वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, याद रखेंगे। एक तो जो पहले प्रकार की नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं वो वे हैं जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरे प्रकार की नदियां वो हैं जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ही मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक, दूसरे प्रकार की कैसी हैं कि जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। और तीसरे प्रकार की जो नदियां हैं वे प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तो पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की नदियों से। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां बहती हैं? तो 3 प्रकार की नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। एक तो हिमालयी नदियां, दूसरी मैदानी क्षेत्र की नदियां और तीसरी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियां। आमतौर पर जो हिमालयी नदियां हैं वे सदा नीरा होती हैं, मतलब उनमें वर्ष भर पानी की मात्रा बनी रहती है। कम ज्यादा हो सकती है लेकिन फिर भी वर्ष भर उनमें पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। लेकिन जो मैदानी नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार के जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं नदियां, वो सदानीरा नहीं होती हैं, वो मौसमी नदियां हैं। मतलब कि बरसात आने पर या बाढ़ आने पर ही उनमें पानी की पर्याप्त मात्रा बनती है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। 3 प्रकार की नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, हिमालयी नदियां और ये जो है मैदानी नदियां और तीसरी है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियां। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के रूप में जाना जाता है। और 2 नदियां तो ऐसी हैं जिन्हें कि पूरे देश में ही प्रमुख नदियों में उनकी गिनती होती है। उनमें से पहला नाम है गंगा, दूसरा है यमुना। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा और ये आप देख रहे हैं घाघरा और ये देख रहे हैं राप्ती और गंडक। ये सभी जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूं हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। एक ये यमुना है, गंगा है, रामगंगा आप देख रहे होंगे, ये शारदा है, ये आप देख पा रहे हैं घाघरा है, ये राप्ती है और ये गंडक है। ये जो यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बह रही है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की आखिरी सीमा पर जो नदी बह रही है गंडक नदी, ये भी एक गंगा नदी है। अब मैदानी नदियों की बात करें तो मैदानी नदियों में जैसे सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पश्चिम में सहारनपुर से निकलती है हिंडन नदी है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि फुलहर झील जो कि पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से गोमती नदी, सई नदी। ठीक, ये कुछ नदियां मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। बात करें यदि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तो आप देख पा रहे हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहंद। कौन सी एक बार फिर बता रहा हूं आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब मैं आपसे एक एक नदी के बारे में इस मैप के ही माध्यम से, आपको कुछ लिखना नहीं है, कहीं और ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ मैप पर ध्यान लगाना है। यकीन मानिए मैप में पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयी नदियों के बारे में भी। हिमालय में भी जो सबसे प्रमुख नदी है आप जानते हैं, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा और यमुना, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गंगा नदी की। तो उत्तर प्रदेश में तो ये बिजनौर के समीप प्रवेश करती है गंगा, याद रखें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं इस समय, उत्तर प्रदेश स्पेशल्स के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो गंगा यदि देखी जाए उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और बलिया से, जो कि सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला है, यहां से बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो अब यहां तो बिजनौर में करें, लेकिन ऊपर कहां से आ रही है तो गंगा के उद्गम स्थल की हम बात करते हैं। तो चलिए गंगा के उद्गम स्थल को बिल्कुल विस्तार से मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। आप देख, चलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूं।
ये है सतोपथ ग्लेशियर। कौन सा है? सतोपथ। ये सतोपथ ग्लेशियर है। ठीक, यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं विष्णु गंगा। क्या कहते हैं? विष्णु गंगा। याद रखेंगे, सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? तो विष्णु गंगा नदी निकल रही है। एक यहां पर ग्लेशियर है कामेत ग्लेशियर। कौन सा? कामेत। तो कामेत ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है। इस नदी का क्या नाम है? यहां से जो निकल रही है यह है विष्णु गंगा नदी। ठीक, और यहां से जो निकल रही है इसे कहते हैं धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा। और ये दोनों आकर इस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक, मैंने बताया आपको सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकल रही है। सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? विष्णु गंगा निकल रही है। कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा निकल रही है। ठीक, ये कहां पर मिल रही है? तो इस बिंदु को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग पर मिल जाती है। कौन कौन सी नदी? सतोपथ ग्लेशियर से आने वाली विष्णु गंगा नदी और कामेत ग्लेशियर से आने वाली धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद यहां पर एक ग्लेशियर है नंदा देवी। इसका नाम है, याद रखेंगे, नंदा देवी। इस नंदा देवी से एक नदी निकल कर आ रही है और ये नदी यहां पर। अच्छा, ये जो विष्णु गंगा और धौली गंगा यहां विष्णु प्रयाग में मिल रही हैं, तो इस नदी का यहां पर नाम चेंज हो जाएगा। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? अलकनंदा। याद रखेंगे, अलकनंदा। ठीक, ये जो विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहां पर अगर इन दोनों नदियों का संयुक्त नाम क्या हो जाएगा? तो अलकनंदा हो जाएगा। अच्छा, यहां से आ रही है नंदा देवी से निकलती है एक नंदाकिनी नदी। कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और इस पॉइंट पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है। याद रखेंगे कि उद्गम स्थल भी और कहां पर मिल रही है, किस पॉइंट पर मिल रही है, पूरा आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए बेशक ये यूपी का चैप्टर है, लेकिन मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूं कि आपको गंगा नदी को कहीं से दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से, इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। ये नाम भी देखिए मिलते जुलते हैं बिल्कुल। ये कहां पर मिल रही है? नंद प्रयाग में। फिर आगे बढ़िए, आगे अलकनंदा ही इसका नाम रहेगा। यहां पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। क्या नाम है? पिंडारी। यहां से निकलती है एक पिंडारी नदी। कौन सी नदी निकल रही है यहां से? पिंडारी। याद रखेंगे, पिंडारी नदी। पिंडारी, या इसे इसका दूसरा नाम है कर्णगंगा। कौन सी है? कर्णगंगा। पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? पिंडारी नदी अथवा कर्णगंगा नदी निकल रही है। और ये कहां पर मिल रही है? तो ये बिंदु जो है ये है कर्णप्रयाग। ये क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी अथवा कर्णगंगा नदी निकल रही है और अलकनंदा नदी है, यहीं से इसका नाम चेंज हुआ है। अलकनंदा ये बहती हुई आ रही है, यहां से नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिल गई है, उसके बाद पिंडारी कर्णप्रयाग में इससे मिल गई है। और ये जो कर्णप्रयाग में मिलने के बाद फिर आगे बढ़ती है किस नाम से ही? अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो इस साइड के आप ये 4 ग्लेशियर याद रखेंगे और ये कहां कहां पर नदियां मिल रही है ये याद रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो ग्लेशियर है इसका है, एक ये ग्लेशियर है और एक ये है। यहां के भी आपको 2 या 3 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। ये 3 ग्लेशियर हैं, इनसे भी अलग अलग नाम से जो है नदियां निकलेंगे। आपने सुना होगा भागीरथी नदी। तो जो भागीरथी है जो कि मूल धारा है गंगा की, याद रखें मूल धारा गंगा की है,
तो ये यहां से निकलती है और यहां पर जाकर मैं बताऊंगा इस बिंदु का नाम आपको। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। और इस ग्लेशियर का क्या नाम है? तो इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी निकल रही है। और एक यहां से इस ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी नदी? इसे कहते हैं खतलिंग ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? खतलिंग। ये खतलिंग ग्लेशियर है और ये चोराबारी ग्लेशियर है। इनके ग्लेशियर्स के भी नाम याद रखेंगे। ये खतलिंग ग्लेशियर है, ये चोराबारी ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? तो ये भीलांगना नदी। कौन सी? भीलांगना। भीलांगना। खतलिंग ग्लेशियर से भीलांगना नदी निकल रही है और इस बिंदु पर भागीरथी से मिल रही है। यहां ये बिंदु क्यों दिखाना जरूरी है? क्योंकि इस बिंदु पर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। याद रखेंगे, टिहरी बांध, टिहरी डैम। टिहरी बांध इसी पर, कौन सी पर? भीलांगना नदी जहां पर भागीरथी से मिल रही है, टिहरी बांध इसी पॉइंट पर स्थित है। चोराबारी ग्लेशियर, इस चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, ठीक, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। ये मिलती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। देखिए एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैप से आप याद रखेंगे। यदि किताब में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कभी भी ये ग्लेशियर, इनके उद्गम स्थल और इन नदियों के नाम आप याद नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको याद करने हैं। एक मैप बना लीजिए इसी प्रकार से। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इंच टेप लेकर या सेंटीमीटर से आप मैप बनाएंगे, जैसा भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से बनाइए और इसी तरीके से याद करने हैं। तो मैंने बताया गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी निकल रही है। इसके बाद खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी? भीलांगना नदी निकल रही है। और ये टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वहां पर ये भागीरथी में मिल जाती है। चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और ये रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ की मुख्य धारा अलकनंदा है और यहाँ की मुख्य धारा भागीरथी है। और भागीरथी और अलकनंदा इस पॉइंट पर आकर मिल जाती है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। इस पॉइंट का क्या नाम है? देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी, याद रखेंगे, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। मतलब कि अब यहां से इसका नाम पड़ेगा गंगा। क्या नाम पड़ेगा इसका? गंगा। तो मैं समझता हूं इतनी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकल रही है, कामेट ग्लेशियर से धौली गंगा निकल रही है। ये कहां पर मिल रहे हैं? तो ये विष्णु प्रयाग पर मिल रही है और इनका नाम क्या हो गया? विष्णु गंगा और धौली गंगा का अलकनंदा। अब यहां से आपको सिर्फ अलकनंदा ही लास्ट तक याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद नंदा देवी ये पर्वत है। नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी नदी निकल रही है। ये यहाँ पर नंद प्रयाग पर, कौन से प्रयाग पर? नंद प्रयाग पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी या कर्णगंगा नदी निकलती है। ये कर्णगंगा प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। दूसरी साइड से आप देखें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? तो भागीरथी नदी निकल रही है। और खतलिंग ग्लेशियर से भीलांगना निकल रही है। भीलांगना भागीरथी में कहां पर मिलती है? जहां पर टिहरी डैम है। चोराबारी से मंदाकिनी नदी निकल रही है और कहां पर मिलती है? अलकनंदा से, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदी कहां मिल रही हैं? तो ये देवप्रयाग में मिल रही हैं और ये गंगा का निर्माण हो गया है यहाँ पर, ठीक। अब यहां से गंगा, ये मैंने हरिद्वार की सारी स्थिति बताई है आपको, जो सॉरी उत्तराखंड राज्य की स्थिति बताई है। तो अब
उत्तराखंड राज्य में ही गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उस मैदानी क्षेत्र का नाम है हरिद्वार। तो मैदानी क्षेत्र में गंगा कहां पर प्रवेश कर रही है? तो गंगा हरिद्वार में प्रवेश कर रही है, मैदानी क्षेत्र में। और हरिद्वार से निकल करके उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रवेश कर रही है? तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और 27 जिलों से, कितने? 27 याद रखेंगे, 27 जिलों से होती हुई और अपनी सहायक नदियों का जल लेते हुए, इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां हैं जो गंगा नदी के बाईं ओर से मिल रही हैं, कुछ नदियां हैं जो गंगा नदी के दाहिने ओर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना जल गंगा में गिरा रही है। और गंगा पूरे उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कहां पर कर रही है? बिजनौर में कर रही है। निकास कहां पर है? तो निकास ये बलिया में है। ये कौन सी जगह पर है? बलिया। ठीक, अच्छा, साथ के साथ ये भी देख लें कि गंगा की सहायक नदियां कहां कहां पर जल गिरा रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल याद रखेंगे, मैप से ही, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैप से ही आपको, इसी मैप से पूरी नदियां याद हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नदियों से रिलेटेड, गंगा यमुना से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश स्पेशल की नदियों से यदि रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो किसी भी एग्जाम में गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि गंगा देखिए इस तरीके से चल रही है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ ये है। ठीक, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, सबसे पहले रामगंगा नदी, ये आप देख रहे होंगे। तो ये दूधा टोली पर्वत से निकलती है, उत्तराखंड में ही दूधा टोली पर्वत से रामगंगा निकल रही है। ठीक, और रामगंगा ये कहां पर मिलती है गंगा में? तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, याद रखेंगे। रामगंगा दूधा टोली पर्वत से निकलती है और कहां पर मिल रही है? ये कन्नौज में मिल रही है। ठीक, और रामगंगा की याद रखेंगे प्रवेश कहां पर करें? तो बरेली, जहां पर बरेली डिस्ट्रिक्ट है तो बरेली के समीप से ये प्रवेश करके कन्नौज में अपना जल गंगा में गिरा देती है। दूसरी नदी कौन सी है? देखिए इसी तरीके से चलेंगे बिल्कुल क्रम से। दूसरी यहां पर आ रही है गोमती, लेकिन गोमती हिमालयी नदी नहीं है, ये फुलहर झील से निकलती है, याद रखेंगे। गोमती नदी कहां से निकल रही है? तो ये फुलहर झील से निकल रही है, जो कि पीलीभीत में स्थित है। ये निकलती है और वाराणसी में गंगा से मिल जाती है। गोमती की ही एक सहायक नदी है सई नदी। कौन सी नदी? सई नदी, वो भी गोमती में अपना जल मिलाती है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में अपना जल गिराती है। देखिए प्रत्यक्ष, मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से जल गिराने वाली ऐसी नदियां, जैसे आपने देखा रामगंगा सीधे सीधे कन्नौज में लाकर गंगा नदी में अपना जल गिरा रही है, तो ये होगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से गंगा की सहायक नदी है। लेकिन सई नदी यदि आप देखेंगे तो सई नदी गंगा में अपना जल डायरेक्ट नहीं गिरा रही है, बल्कि गोमती में गिरा रही है। लेकिन गोमती नदी किसमें गिरा रही है? गंगा में। तो गोमती की सहायक नदी है सई नदी। तो ये कहा जा सकता है कि परोक्ष रूप से सई नदी भी गंगा की सहायक नदी है। सही, तो गोमती के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे शारदा, जिसे काली के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है? तो कहां से निकल रही है? शारदा या काली नदी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ये भी एक हिमालयी नदी है और ये कहां पर? घाघरा नदी में अपना जल गिराती है। कहां पर? टनकपुर में, याद रखेंगे। शारदा नदी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और टनकपुर में अपना जल घाघरा नदी में गिरा देती है। अच्छा, घाघरा नदी कहां से निकलती है? तो ये आप देख रहे होंगे, ये मापचाचुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है। कौन सा? मापचाचुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है, जिस पर कि चीन अपना अधिकार बताता है, ये यहां से निकलती है। और बरहज, बरहज ये देवरिया, याद रखेंगे, बरहज ये देवरिया में पड़ता है। यहां पर इसमें एक नदी मिलती है राप्ती, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया शारदा ये टनकपुर में अपना जल गिरा रही है, किसमें? घाघरा नदी में। घाघरा नदी कहां से निकलती है? तो मापचाचुंग यानी कि तिब्बत से निकलती है। फिर उसके बाद राप्ती भी घाघरा की सहायक नदी है और राप्ती नेपाल से निकलती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर याद रखेंगे, ये आपको जीआर लिखा दिख रहा होगा, ये यहाँ पर गोरखपुर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो
घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा जो ये नदी है ये अपना जब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में नहीं गिराती है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर भी बहती है कुछ देर तक। और छपरा बिहार में, कहां पर? छपरा बिहार में, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, छपरा बिहार में, ये वाला जो पॉइंट है, छपरा बिहार में अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। याद रखेंगे, शारदा और राप्ती ये दोनों की दोनों किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही, शारदा टनकपुर में और राप्ती बरहज देवरिया में अपना जल किसमें गिराती है? घाघरा नदी में गिराती है। और घाघरा नदी अपना जल गंगा में कहां गिराती है? तो छपरा बिहार में गिराती है। मैं समझता हूं इतनी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आखिरी में आपको दिख रही है गंडक नदी। कौन सी नदी है? ये गंडक नदी है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है। ये यहां तक सीमा है, इसके बाद यहां से बिहार शुरू है, ये उत्तर प्रदेश है, ये इधर, ठीक। ये यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, ये इधर उत्तर प्रदेश है। तो कुछ दूरी तक गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है। याद रखेंगे, गंडक नदी भी कुछ दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, और कुछ दूर तक घाघरा भी, देखिए यहाँ बलिया का समझिए, घाघरा भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कुछ दूरी तक बहती है। गंडक नदी बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। मैं समझता हूं इतनी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से बिहार से निकल करके कहां पर प्रवेश करती है? झारखंड में प्रवेश करती है। बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करती है, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में होते हुए और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देखिए गंगा नदी के बारे में उद्गम स्थल से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि ये बिजनौर में प्रवेश करती है। 27 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होते हुए ये बिहार का, मतलब उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर कौन सा है? तो बलिया है। बलिया से बाहर निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करती है, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अच्छा, इसके नाम अब बदलेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे क्या नाम है? हुगली, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में क्या नाम दिया जाएगा गंगा को? हुगली, या हुगली भागीरथी भी कहते हैं, ठीक। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो हुगली भागीरथी किसका नाम है? तो ये गंगा नदी का ही नाम है पश्चिम बंगाल में। जब ये पश्चिम बंगाल से निकल करके बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, जब मैं बता रहा हूं ये पश्चिम बंगाल से निकल करके बांग्लादेश, जो कि एक देश है, उसमें प्रवेश करेगी, तो इसका नाम फिर बदलेगा। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। क्या हो जाएगा? पद्मा। क्या नाम हो जाएगा इसका? पद्मा नाम हो जाएगा, ठीक। मैंने बताया पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या हो गया? हुगली। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। और जब ये पद्मा नदी इधर से होकर बहकर आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है असम से होती हुई, और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जमुना और पद्मा ये मिलती हैं बांग्लादेश में, और इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी। क्या कहते हैं? मेघना। याद रखेंगे, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। और ये मेघना नदी कहां पर अपना जल गिराती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। याद रखेंगे, कहां पर अपना जल गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक और खास बात याद रखेंगे, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखें, कौन कौन सी नदी पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश में, सही। बांग्लादेश में
ब्रह्मपुत्र जिसे कि जमुना के नाम से जानते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही करती हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इन वनों का नाम क्या रख दिया गया है, सुंदरबन रख दिया गया है। तो मैं समझता हूँ गंगा नदी की स्थिति आपको क्लियर होगी। एक दो पॉइंट जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सबसे पहला तो यही हो गया कि कितने जिलों से होकर बहती है, तो 27 जिलों से होकर बहती है। दूसरा पूछा जाता है कि कानपुर गंगा नदी के कौन से तट पर स्थित है, मतलब दाहिने तट पर या बाएं तट पर स्थित है, तो कानपुर ये यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है कानपुर, सही। कानपुर में ही एक बिठूर शहर है, वो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन से तट पर, दाहिने तट पर स्थित है। यदि वाराणसी की बात करें, वाराणसी एक प्रमुख शहर है, तो वाराणसी गंगा नदी के कौन से तट पर स्थित है, तो ये इधर इस साइड पड़ेगा वाराणसी, ठीक। मैंने लिखी साइड दिया, लेकिन ये बाएं साइड पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाता है कानपुर कौन से तट पर है, तो गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और आगे आप याद चलेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर एक बिंदु आपको दिख रहा होगा जहां पर ये यमुना नदी से मिल रही है, तो ये कहां पर मिल रही है, प्रयागराज में मिल रही है, याद रखेंगे। यमुना नदी कहां पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, और इसे संगम कहते हैं। एक पौराणिक नदी है सरस्वती, क्या नाम है उसका, सरस्वती। तो सरस्वती, गंगा और यमुना, इन तीनों का संगम कहां पर होता है, वर्तमान के प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से आप जानते थे। तो उनके इस संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवेणी। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। देखिए सरस्वती लगभग विलुप्त हो चुकी है, तो लेकिन अभी कुछ ही समय पहले, आप यदि करंट पढ़ रहे होंगे, कुछ ही समय पहले उसकी एक धारा हरियाणा में देखने को मिली थी। तो ये सभी जो किंवदंतियां थी वे समाप्त हो गई कि कोई नदी सरस्वती नाम की नहीं थी। सरस्वती नाम की भी एक पौराणिक नदी थी, जो कि इलाहाबाद में ही गंगा और यमुना से मिलती थी और संगम का निर्माण करती थी। अब बात आते हैं, ये तो हमने पढ़ी गंगा के बाएं तट वाली सभी नदियां, और गंगा का क्या, ये जहां पर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी तक की सारी स्थिति मैंने आपको गंगा के बारे में बताई, और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां। तो गंगा की सबसे सहायक नदी, सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखेंगे, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना नदी है। कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक। आप याद रखेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि कोई है तो वो यमुना नदी है। यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुना नदी यमुनोत्तर ग्लेशियर से निकलती है। कौन से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री। तो गंगा नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये कहां पर प्रवेश करती है, यमुनोत्री ग्लेशियर में भी ये बंदरपुच्छ चोटी से, कौन सी से, बंदरपुच्छ चोटी से, बंदरपुच्छ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी जिले से यमुना नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रवेश कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नामक स्थान पर, जो कि सहारनपुर में पड़ता है, ठीक। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और कहां पर अपना जल गिराती है, तो ये आप देख रहे हैं प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी भी है, कौन सी है, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी कहां से निकलती है, हिंडन नदी सहारनपुर से ही निकलती है, कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से। याद रखेंगे, मैंने बताया यमुना नदी कहां से निकल रही है, तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच्छ चोटी से निकल रही है। उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है, तो ये सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और इसकी एक सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से आकर मिलती है, ये कहां से निकल रही है, हिंडन नदी। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, सहारनपुर से ही, और ये नोएडा में, कहां पर, नोएडा में अपना जल यमुना में गिरा देती है। करीब 400 किलोमीटर तक, कितने, करीब 400 किलोमीटर तक ये गंगा और यमुना के बीच में बहती है। कौन सी नदी, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के बारे में आप विशेष रूप से इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। फिर इसके बाद यमुना, आगे जाकर मैंने बताया
अब साथ के साथ मैं आपको प्रायद्वीपीय नदियां भी क्लियर हो जाएंगी, इनके उद्गम स्थल भी बताऊंगा साथ के साथ, और उत्तर प्रदेश में कहां पर यमुना में अपना जल गिरा रही है वे भी पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा, और जो परीक्षा में अतिरिक्त कोई पॉइंट आएगा तो वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले आता है, देखिए इन्हें एक क्रम से ही पहले आप याद रखेंगे, जो मैंने नदियां पढ़ाई हैं जो कि बाईं ओर से गंगा में मिल रही हैं, इन्हें क्रम में याद रखेंगे, जैसे कि रामगंगा, गोमती, शारदा, और इधर घाघरा, राप्ती, गंडक, ये सारी नदियां आपको क्रम से याद रखनी है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक बिल्कुल क्रम होना चाहिए। इसी तरीके से यहां भी पश्चिम से पूर्व एक क्रम होना चाहिए। कैसे? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहंद, ठीक इसी प्रकार से क्रम में बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है। अब मैं बात कर रहा हूं यमुना नदी की, तो यमुना नदी की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है चंबल नदी, ठीक याद रखेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में आपको बताऊं, ये जानपाव की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? जानपाव की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान से, राजस्थान की जानपाव की पहाड़ी से निकलती है, और इटावा में, कहां पर? इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पर ये मिलती है, किससे? यमुना से। किस स्थान पर मिलती है? इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर ये मिल जाती है चंबल नदी यमुना से। उसके बाद है सिंध नदी, तो सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? विदिशा से। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, बहुत ही फेमस जिला है। तो यहां से सिंध नदी निकलती है और जालौन में जाकर के, कहां पर? जालौन में जाकर के, जालौन और इटावा दोनों की सीमा मिली हुई है, लगभग थोड़ी ही दूरी पर। ये जहां पर चंबल मिल रही है, चंबल से थोड़ी ही दूरी पर ये जालौन में मिल जाती है यमुना नदी से। तो ये होगी सिंध नदी की बात। अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी भोपाल से निकलती है। कहां से? बेतवा नदी भोपाल से निकलती है, और कहां पर मिलती है उत्तर प्रदेश में? तो ये हमीरपुर में मिलती है, याद रखेंगे। बेतवा नदी भोपाल से निकलती है और हमीरपुर में अपना जल यमुना में गिरा देती है। ये भोपाल में भी कुमरा विलेज, ये कुमरा विलेज पड़ता है, यहां से रायसेन हिल से इसका उद्गम स्थल है, याद रखेंगे। बेतवा का उद्गम स्थल कहां से है? कुमरा विलेज, याद रखेंगे। कुमरा नामक एक गांव है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे केन नदी। केन नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से। कहां से? कैमूर की पहाड़ियों से, और ये बांदा में, कहां पर? बांदा में अपना जल गिराती है। कहां पर? यमुना में, सही है। तो केन नदी निकल रही है कैमूर की पहाड़ियों से, ये अपना जल बांदा में गिरा रही है। कहां पर? यमुना नदी में। फिर इसके बाद यमुना मिल जाती है गंगा से। मैंने बताया प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का ये संगम पॉइंट है। फिर इसके बाद आता है नंबर टोंस का। टोंस याद रखेंगे, बहुत कई बार पूछा जाता है। जब भी यमुना की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाएगा, ऑप्शन में टोंस और सोन आपको जरूर मिलेंगे। टोंस गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की, याद रखेंगे। यमुना की ये सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिर्फ केन तक आप याद रखेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक। अब गंगा की सहायक नदी, जो कि गंगा में किस तरफ से आकर मिल रही है? दाहिनी तरफ से आकर के मिल रही है, और प्रत्यक्ष रूप से अपना जल गिरा रही है। तो ये भी अगर एक तरीके से देखा जाए किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन परोक्ष रूप से, सीधे नहीं। ये सीधे किसकी हैं? तो सीधे ये यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना में जल गिराने के बाद उसका जल गंगा में जाता है, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको बताया टोंस नदी, ठीक। तो टोंस नदी भी यहां से निकलती है, और कहां पर? प्रयागराज में, जहां पर संगम है, संगम से थोड़ा आगे प्रयागराज में ही अपना जल यमुना नदी में गिरा देती है। उसके बाद जो प्रमुख नदी है वो है सोन नदी। क्या है? सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और बिहार के छपरा में, कहां पर? याद रखेंगे, सोन नदी उत्तर प्रदेश में अपना जल गंगा में नहीं गिरा रही है, ठीक। मेन पॉइंट है, सोन नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती, बल्कि कहां पर मिलती है? ये यहां पर मिलती है। ये किसका स्थान है? बिहार है। तो बिहार में जाकर ये अपना जल गिराती है। फिर और ये इसकी सहायक नदी भी आप याद रखेंगे, रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, जो कि सोनभद्र में होकर बहती है। देखिए मैंने आपको बताया, ये जो सोन नदी है
ये भी सोनभद्र से होकर बह रही है और ये अपना जल कहां पर गिरा रही है, तो ये इस स्थान पर यानी कि बिहार में अपना जल गंगा नदी में गिरा रही है। किस ओर से? दाहिनी ओर से। ठीक, अब इसकी सहायक नदी है एक रिहंद जो कि सोनभद्र में बहती है। ये भी दलदली क्षेत्रों से निकलती है और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की ये नदियों के बारे में जो मैप से जितने पॉइंट हो सकते थे वे मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, इनके उद्गम स्थल मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वन लाइनर जो कि मैप से रिलेटेड नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि गंगा और यमुना, गंगा और यमुना इन दोनों नदियों को मानव का दर्जा प्राप्त है। ठीक, और ये मानव का दर्जा किसने दिया? तो ये मार्च 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया। तो याद रखेंगे ये जो है गंगा नदी और यमुना नदी इनको मानव का दर्जा प्राप्त है। ऐसा दर्जा इन्हें कब मिला? मार्च 2017 में मिला। किसने दिया? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना को मानव का दर्जा दिया है। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे? इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये इसमें ना कहीं लिखे हुए हैं ना ही ये मैप से आपको समझने वाले हैं, ये सिर्फ याद रखने वाले पॉइंट है। दूसरा है गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। कब? 2008 में। गंगा को मैंने बताया राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। और गंगा नदी में ही पाई जाने वाली डॉल्फिन ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये कब किया गया? तो ये 2009 में किया गया। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? 2008 में घोषित किया गया है। डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन, याद रखेंगे मीठे पानी की डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो ये 2009 में घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल रट लेंगे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद एक आता है नमामि गंगे मिशन। क्या आता है? नमामि गंगे मिशन। तो कई परीक्षा में पूछा गया कि नमामि गंगे मिशन किससे रिलेटेड है? तो नमामि गंगे मिशन गंगा की सफाई से रिलेटेड है और इसे 2014 में, कब? 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे जो मेन पॉइंट था वो ये है कि नमामि गंगे मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था। तो मैं समझता हूं यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश की नदियों से रिलेटेड कभी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसके लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कमी आपको नजर आ रही है तो अपना फीडबैक भी हमें कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।